लोडेड प्लीज। और जनपदों के सब खुले हैं। आस्था के उस उत्तराखंड में इस वक्त एक नई दहशत है, उसका नाम है कोरोना। वायरस की दूसरी लहर से उत्तराखंड भी खबर पिथौरागढ़ से अब आपको देते हैं। यहाँ पर 14 नए पॉजिटिव केसेस मिले। कोरोना के 14 नए पॉजिटिव And we are getting in some breaking news coming in Adisa from Uttarakhand this time, where the coronavirus lockdown has been extended in the state of Uttarakhand until the 8th of June. थोड़े से कुछ रफ्तार लोकेशन क्षेत्र में मैसेज नोटेड सर। Shops will now be allowed to open for 2 days in a week. Meanwhile, the shops of essential commodities will also be open from 8 a.m. in the morning to 1 p.m. in the afternoon. गंगोली हाट से ये CHC गंगोली हाट द्वारा बताया गया है कि एक कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस लेके आ रही है। ये जाम की स्थिति न बने, एम्बुलेंस को निकलवा दीजिए प्लीज। कोरोना के द्वितीय जो लहर आई पिथौरागढ़ में, वो शुरुआत होते ही हम लोगों ने सबसे पहले अपने बॉर्डर्स को सील किया। वहाँ पर हमने टीमें लगाई जो दिल्ली से रात के 10 बजे तक, सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक उन्होंने हर आने वाले की शहर में प्रवेश करने वालों की सैंपलिंग करना प्रारंभ किया। इसी तरह जनपद के और बॉर्डर्स में सेरा घाट में और बेरीनाग में, चौगोड़ी में हमने ये टीमें लगाई। सैंपलिंग पर हमारा विशेष फोकस रहा, जिससे हमें पता लग सके कि कितने लोग हमारे यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए, पिथौरागढ़ की समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन न करें। ये प्रशासन को सही होते हैं, आप लोग अपने घरों में बैठे रहें, दुपहिया वाहनों में 2 सवारी लेते न जाएं। देश में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर का आगाज हुआ, जनपद स्तर पर यह तय किया कि हम एक टीम के रूप में इस दूसरी लहर से लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने प्रातः मीटिंग प्रारंभ की, जिसमें मुख्य रूप से एक कार्य योजना तैयार करते थे और उसके बाद विधिवत उसको अंजाम देने के लिए हम लोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देते थे और ये देखते थे, उनसे चर्चा करते थे कि जो हमने यहाँ से निर्देश जारी किए हैं और शासन स्तर से जो निर्देश आए हैं, उसको हमारे अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी समझ पाए हैं या नहीं, सलीके से जनहित में उसको इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं या नहीं, उनसे बैठ के चर्चा करते थे। कोरोना भी गया नहीं है तो मास्क पहनने में लापरवाही न करें बिल्कुल भी। ये बैंक के डेढ़ चिपक के मत बैठो भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। एक ही बेंच पे 4 बैठे हैं आप लोग, ऐसा मत करो। कोरोना वेव, सेकेंड वेव जो थी वो काफ़ी थोड़ा पहली वाली वेव से थोड़ा डिफरेंट थी। डिफरेंट इन द सेंस उसका मतलब इन्फेक्शन रेट भी 70% ज़्यादा था एंड उसमें हमारी जो डेथ रेट्स थी वो बहुत बढ़ गई थी, तो इसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की ज़रूरत थी कि हम लोगों को अंदर भी रखना है और फर्स्ट वेव की वजह से लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा हमारी प्रभावित हो गई थी, तो ये भी ध्यान में रखना था कि ऑलरेडी लोगों के पास अर्निंग नहीं है कुछ भी, और अब हम लॉकडाउन करते हैं या कुछ करते हैं, तो ये प्रशासन के लिए बहुत चैलेंजिंग था। कुछ टाइम तक मार्केट खोला, उसके बाद हमने बंद कर दिया। सेकेंड वेव में मुख्य दायित्व था कि अपनी टीम को किसी भी स्तर पर कमज़ोर नहीं होने देना है, उसको टूटने नहीं देना है, तभी हम लोग जनता की बेहतर सेवा कर पाएंगे। हमारे पास जो एकमात्र हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है
जो कि सभी उससे इक्विप्ड है। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा ऑक्सीजन पाइपलाइंस हमारी बिक चुकी थी तब तक, और वहीं पर हम लोग ज़्यादातर क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को हम देख सकते थे। बाकी हमारा बेस हॉस्पिटल अभी निर्माणाधीन है, वहाँ पर कुछ नहीं था। उसके अलावा जो हम नियरेस्ट अगर हम किसी भी पेशेंट को हमें लिफ्ट करना है तो वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लिफ्ट करना था, एंड विच इज़ लाइक 7 आवर्स यहाँ से, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। तो हम लोगों को अपने ही संसाधनों को लेके यहीं पर हमें क्रिटिकल केयर देनी थी, तो इसलिए हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हमारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ें। तो पहले से ही हमारी जो प्रिवेंशन पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड ऑल एनफोर्समेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। दूसरी बात ये थी कि हमने अपना पूरा नीचे तक डिसेंट्रलाइज कर दिया चीज़ें। हमने चाहे सैम्पलिंग हो, वैक्सीनेशन हो, मोबाइल टीम भेजकर गांव-गांव तक करा दिया। आज की डेट में हमारा सैम्पलिंग सैचुरेट हो चुका है। कोई भी विलेज हमारा इवन तोक भी नहीं बचा है कि जहाँ पर हमारी सैम्पलिंग टीम ना गई है। इसके अतिरिक्त हमने जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना हो, सिलेंडरों की आपूर्ति करानी हो, इसमें आयुक्त महोदय के सहयोग से हमने हमारे पास जो सिलेंडर हो गए, जिससे अगर बारिश के दिनों में हमारे रास्ते बंद हों तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी न हो। बच्चों में जो संक्रमण की आशंका थी उसके लिए भी प्रत्येक आंगनबाड़ी के माध्यम से गांव में कितने बच्चे रहते हैं, उनमें से कितने में बुखार, खांसी इत्यादि के लक्षण हैं, उन सभी की हमने सैंपलिंग करानी शुरू की। उसके पश्चात जो है हमें कुछ गांव में बच्चों मिले जो संक्रमित थे, उनको उपचार जो दिया गया उसके आधार पर वो जल्द ही शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। इस समय पूरे उसमें हमने करीब 1,40,000 RT-PCR कराए हैं, 35,000 के आसपास एंटीजन कराए हैं, और इस तरह हमने तकरीबन 5 लाख की जो हमारी जनता है उसमें 1.5 लाख 1,70,000 के आसपास हम सैंपलिंग करा चुके हैं। हमारे जिला अस्पताल में इसमें 2 फिजिशियन कार्यरत हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे मरीजों को देखा है। एक बार बीच में अधिकतर बेड हमारे फुल हो गए थे, ICU बेड और जो 87 हमारे ऑक्सीजन बेड हैं वो बिल्कुल फुल हो गए थे, लेकिन इस समय हमने बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला दिया है और इसमें सिर्फ 1 मरीज़ भर्ती है। इसके अलावा जो हम बेस अस्पताल हमने 100 बेड से शुरू किया था, इस समय हमारे पास उसकी कैपेसिटी 450 बेड के आसपास की हो गई है। शुरू के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे कि बहुत इंटीरियर इलाके में, गांव घरों में, जहाँ से मतलब गाड़ी की सुविधाएं भी नहीं है, तो हम ऐसी जगह पर भी जा कर के अपनी पूरी टीम के साथ उन लोगों को लेकर के आया, और हमें मतलब 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती थी। न दिन का खाना मिलता था, न रात को सोने को मिलता था। वह हम कोई भी अगर पेशेंट यहाँ से हल्द्वानी को रेफ़र होता है तो उसमें हमें मतलब किसी भी वक्त यहाँ से निकलना पड़ता था। वह हमारे दिल में ये भावना रहती थी कि किसी भी तरह से इस आदमी को हम सुरक्षित चिकित्सालय पहुँचाएँ और वहाँ पर कोई ये सही हो करके अपने घर को आ सके। तो ये एक जो हमारी टीम बनी हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा, जो भी इसमें छोटे से लेकर के बड़े कर्मचारी तक का जिसका भी योगदान रहा, तो सराहनीय रहा। डर लगना वो अलग चीज़ है, अपनी डर तो किसी को नहीं होती है। और क्या होता है कि अपने बच्चों के लिए एक आदमी सोचता है कि कहीं मैं संक्रमित हो गया तो मेरे बच्चों को ये चीज़ न रहे, लेकिन हमें अपना कर्तव्य भी ध्यान रखना है। ये हमारा कर्तव्य था। हम इस स्वास्थ्य विभाग में अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो ये हमारे मतलब हमें एक इसका गर्व भी है कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि हमारे विभाग की यही रही है कि हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ और किसी को कोई हानि ना पहुँचे। ये हमारा लक्ष्य था। आसपास से नजदीके गांव ग्राम पंचायत मेरे भी हैं, उसमें जो है हर ग्राम पंचायत में एक आध दो चारों को बुखार जैसा हल्का सर्दी जुकाम जैसा लग ही रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हमको कोरोना ही हो गया है। कहीं पर तो सैंपल लेने के लिए हम टीम भी वो करवा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हमको कोरोना निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, हमें वो कर दिया जाएगा, हॉस्पिटल दिया जाएगा करके सैंपल लेने में भी दिक्कतें कर रहे हैं लोग। फिर भी हम लोगों को इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि हमको अपने गांव में अपने गांव को सुरक्षित रखना है।
ग्राम स्तर में जब एक संक्रमण फैला तो हमने प्रत्येक ग्राम के लोगों से, ग्राम प्रधान से, वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से, आशा से और जो संभ्रांत व्यक्ति थे गांव के, उनसे हमने वर्चुअली बात करना शुरू किया और उन्हें कोरोना के संक्रमण के खतरे से आगाह कराया। थोड़ी बहुत सब्जी सब उगाते हैं। 10 दिन अगर वो घर से नहीं निकले तो कोई भी परिवार बाहर नहीं जाएगा, बीमारी चल के नहीं आने वाली। ग्राम पंचायत में अगर मास लेवल पर बुखार या ऐसी आ रही है तो वहाँ सैंपलिंग कराए जाने की आवश्यकता है, ये आप लोग निर्णय ले लेंगे। एक जो होम आइसोलेशन किट थी जिसको मुख्यमंत्री कोविड किट का भी नाम दिया गया, उस किट को जिसमें बेसिक आपको जो अगर कोई कोरोना से पीड़ित होता है तो उसको वही किट मिलती थी, तो वो किट डिसेंट्रलाइज लेवल तक हर एक ग्राम पंचायत में 50-50 किट रखवानी थी। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनकी महिलाओं का काम को लगाया। उन लोगों ने वो दवाई पैकिंग की और वो आज सभी ग्राम पंचायतें इवन रालम मिलम तक भी हम लोग वो किट रखवा चुके हैं, ताकि कोई सिम्टोमेटिक हो या किसी को ज़रूरत हो तो वो किट तुरंत दी जा सके। ये SHG से इसका काफ़ी उनको उनकी आजीविका में काफ़ी वृद्धि हुई है। उन लोग को पर किट के हिसाब से पैसा दिया गया है, तो ये भी एक बहुत चैलेंजिंग काम था। हर ब्लॉक में 5-5 मोबाइल टीमें बनाई जो हर गांव में जाकर के सैंपलिंग का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया और बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जा सके, इसके लिए हमने ग्राम पंचायत में, पंचायत घरों में, स्कूल्स में उनके रुकने की व्यवस्था कराई, जिससे वो अपना 7 दिन वहाँ पर रुकें। अगर कोई उनके अंदर लक्षण प्रकट होता है तो उनको इलाज और सुविधाएं मुहैया करा सकते। और जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं उनको एक खानी है डेली वर्क, उनको सिर्फ 3 दिन। जैसे हमारे गांव में एक महिला पॉजिटिव आई थी, उसको मतलब जांच के लिए बाजार ले गई थी, मतलब यहाँ से कुछ नहीं, वो बीमार हुई, बाजार ले गए, वहाँ एक मतलब उनकी जाँचें हुई तो MH में पॉजिटिव निकली। फिर मतलब पूरा गाँव का हमने सैंपलिंग लिया, मतलब पूरे गाँव का सैंपलिंग लेने से मतलब 77 लोगों का हमने सैंपलिंग किया तो उसमें 8 लोग पॉजिटिव रहे। कोविड संक्रमण के दूसरी लहर में हम लोगों ने जनपद पिथौरागढ़ में सभी ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजेशन और कोविड सेंटर बनाए गए और जो भी हमारे प्रवासी आ रहे थे हम उनका डाटा गांव पंचायतों के अभिलेखों में उनको रख रहे थे, कौन कहां से आ रहा है, कब आ रहा है, क्या आ रहा है, इन चीज़ों की पूरी जानकारी थी। आप लोग जो भी प्रवासी आएंगे उनको 7 दिन आपने इस क्वारंटीन सेंटर पर रखना है, ठीक है। 7 दिन के अंदर अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं तो उनको फिर उनके घरों के लिए आप उनको भेजेंगे। और हमने लोगों को जागरूकता करने के लिए गांव में कोविड समितियों में तो हर जगह जा के लोगों को जागरूक किया गया कि आप घर से बाहर न निकलें और सैनिटाइजेशन करते रहें, हाथों को हमेशा धोते रहें, इन चीज़ों का भी पालन किया गया। इसके पश्चात हमने सारे गांव में दवाइयाँ वितरित करने के लिए आशा के माध्यम से हमने सबको किया, भेजा दवाइयाँ। प्रारंभ में हम हर आशा को हमने 10-10 पैकेट दिए कि अगर कोई गांव में लक्षण प्रकट होता है तो उसको तुरंत ये दवाइयाँ दे दी जाएं, जिससे आगे उसका लक्षण न बढ़े और उसे अपना कोरोना संक्रमण से गंभीर होने में मदद मिल सके, कम हो सके। हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड नियंत्रण समिति का भी गठन किया गया ताकि उनको जो भी समस्याएं आ रही थी वो समिति के माध्यम से उनको समाधान हम लोग कर रहे थे और उनको हम लोगों ने आयरमैक्टिन प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराई गई। उसके साथ साथ जो कोविड से संक्रमित से जो दवाइयाँ थी वो हम लोगों ने इस कमेटी समिति को उपलब्ध कराई गई, जिनके माध्यम से अगर किसी भी प्रकार का किसी को कुछ इस पर समस्या आती है तो उसको तत्काल दवा दिए। ये दवा है ना, अच्छा, सुबह और शाम 3 दिन खाना है, आपको भी और उनको भी, बच्चों को नहीं देनी है, ठीक है। आप 2 ही लोग हैं तो 2 ही लोग की दवा है, 2 लोगों की दवा है, 3 दिन खानी है सुबह शाम, उनका और दी बुलबुल की दवा है। ये मैं मतलब रक्तदान खान्छ 3 दिन खान्छ, ठीक है। ये विधर लिख रहा पर्चा में सब समझ जाना। गवर्नमेंट दे रही है, अच्छा कर रही है, जहाँ देखभाल कर रही है ना, बच्चों के लिए सबके लिए दे रही है, बहुत अच्छा धन्यवाद कर रही है। हाँ
हफ्ते में दो बार सैनिटाइज कर रहा है बेचारा, दवाई बांट रहा है, सफाई का ध्यान दे रहा है, अच्छा कर रहा है। अच्छा किया ना, ये से दवाई दे रहे हैं, सुई लगा रहे हैं, कितना अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दूसरा, हम लोगों एक शासन की तरफ से हमें निर्देश था कि हम जनता को आइवरमेक्टिन जो है प्रोफाइल एक्सेस में खिलाएं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था कि इतनी सारा प्रोक्योर करना और गांव-गांव तक पहुंचाना। बट एज ऑन डेट हम लोग लगभग 80% सैचुरेट कर चुके हैं, 80% लोगों को हम आइवरमेक्टिन वितरण कर चुके हैं। कुछ लोग नाक से नीचे मास्क लगाए हैं, ये गलत है। आपने भले ही मास्क लगाया होगा, लेकिन अगर गलत तरीके से लगाया है तो आपका चालान होगा। इस बारे में आप लोग जानते हैं कि कम से कम 500 रुपये जुर्माना है पहली बार में। हमारे मुख्यालय स्तर से मिशन हौसला नाम दिया गया, इसको कार्यक्रम चला गया। इसके अंतर्गत हमने हर अपने साथी का हौसला बढ़ाया, आम जन का हौसला बढ़ाया। और इसके अंतर्गत अगर हमारे किसी भी साथी को या हमारे जनपदवासी को, पीड़ित को किसी भी प्रकार की कोई मदद की आवश्यकता थी, हम तत्काल उसकी मदद करते थे। जो मदद पुलिस के स्तर के करने की थी वो पुलिस करती थी, या दूसरे विभाग की करने की थी, तो हम एक उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए तत्काल वहाँ संपर्क करते थे और उसको फर्स्ट एड तुरंत दिलवाते थे। यहाँ तक कि इस कोविड काल में कुछ लोगों का रोजगार चला गया था, काम नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में हम लोगों ने खाद्य सामग्री भी पहुंचाई, कुछ अपनी तरफ से पहुंचाई, कुछ जिला प्रशासन की तरफ से पहुंचाई। और जब हम ये सब काम कर रहे थे तो कुछ हमारे NGO, कुछ समाज सेवी लोग कोई बढ़ चढ़ के आए, उन्होंने हमें हौसला बंधाया और हमारे साथ दिया, जिससे हम पीड़ित जन की बेहतर सेवा दे पाए। और कभी भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कर सकते हैं, तो हमारी तरफ से जो होगा पॉसिबल वो करेंगे। घर के लोगों को हाथ धोना सिखाना है या सैनिटाइज करना सिखाना है, ये सैनिटाइजर। दूसरा, हमने सभी NGOs मोबाइलाइजेशन का काम कर रहे हैं, राशन वितरण का काम कर रहे हैं। बट अगर सभी एक ही जगह पे करने लगेंगे तो उससे कोई फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसलिए हमने उनके लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया कि आप उनका एक्शन प्लान ले लीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या कर सकते हैं। देन उनको एरिया डिमार्केट कर दीजिए कि आप इस ब्लॉक में करेंगे, आप इस ब्लॉक में करेंगे और क्या काम कर रहे हैं, ताकि ओवरलैपिंग ना हो काम की, और दूसरा सारी जगह सैचुरेट हो जाए। अब वैक्सीनेशन पर हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में भी जैसे लोगों में बहुत एप्रीहेंसिव था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने NGO की बहुत मदद ली है। काफ़ी अर्पण संस्था है हमारी, वो उन्होंने वन राज्यों के बीच जाके पहले खुद को उनको मोटिवेट किया, उन लोगों को लगवाया। जैसा कि आपको पता है, वैक्सीनेशन हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 तरह की वैक्सीन आ रही हैं। शुरुआत में हमने 45+ के लोगों को लगाना शुरू किया था, जिसमें हम करीब 80% लोगों को लगा चुके हैं। 18+ का भी लगातार हम सेशन बढ़ाते जा रहे हैं और इस समय हमने पूरे जिला पिथौरागढ़ में लक्ष्य रखा है कि 5000 वैक्सीन रोज़ लगाने का लक्ष्य रखा है। तो हम 4900 5000 के आसपास वैक्सीन लगा दे रहे हैं, जैसे जैसे हमें देहरादून से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो नेपाली मूल के नागरिक हैं, उनको हम जगह जगह मोबाइल वैन हमने चला रखी हैं, उसमें वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी विकलांग है, जो भी असमर्थ है, जो घर से बाहर नहीं आ सकता, उसको हम घर घर जाके वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर ब्लॉक में हमने एक मोबाइल वैन चला रखी है, ताकि वो जो लोग नहीं आ सकते हैं उनको वैक्सीनेट करें। जगह हमने मिलम जैसे और गुंजी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में ITBP और SSB के जवानों को भी वैक्सीनेट कर दिया है, ताकि वो इस बीमारी से बचे रह सकें। जनपद में 2 लॉकअप हैं, अस्थायी रूप से जेल हैं, जहाँ हमारे जो है विचाराधीन कैदी रहते हैं। हमने उनकी तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित किया और वहाँ भी कैंप लगाकर लॉकअप में उनको वैक्सीनेशन किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के दूरस्थ गांव मुंशियारी आदि धारचूला की तरफ टीम बनाकर भेजी जा रही है, जो वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। और जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि अब 3rd वेव आएगी और 3rd वेव बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है, और 3rd वेव की प्रिपरेशन के लिए हमारा
क्या स्थिति होनी चाहिए। तो उस पर हमने काफ़ी पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने हमें 600 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट कमिट किया, वो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। REC फाउंडेशन ने हमें 1000 लीटर का LPM प्लांट देने की बात करी। इसके अलावा 200 बेड्स वो दे रहे हैं, सेमी फाउली बेड। तो वो हम बेस हॉस्पिटल को पूरा इक्विप कर लेंगे बिफोर 3rd वेव। एंड हमने धारचूला, मुंशियारी, गंगोली हाट, DD हाट सब में ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया है, ताकि हम वहाँ मैनीफोल्ड बना के एटलीस्ट पूरे सारे जितने भी मेजर CHCs हैं हमारे, वहाँ पर हम पाइप ऑक्सीजन हम सप्लाई करें। इसके अलावा भी 1 मेट्रिक टन का एक क्रायोजेनिक टैंक है जो हम लोगों ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, वो हमने क्रय कर लिया है। वो भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा देंगे, तो ऑक्सीजन के लिए हम बिल्कुल सफिशिएंट हो जाएंगे। दवाइयाँ भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं, इक्विपमेंट्स पर्याप्त मात्रा में है, उसकी कोई समस्या नहीं है। बस अब एक जो चीज़ है, धीरे धीरे जैसे जैसे लाइवलीहुड का प्रश्न आ रहा है, तो हम मनरेगा एक्टिविटी, SHGs की लाइवलीहुड के लिए एक्टिविटी वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इवन सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में काम होने हैं, जल जीवन में भी काम होना है, विधायक निधि में बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, सांसद निधि में। तो उससे लोगों में, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिन तक हम लोग उनकी आजीविका को प्रभावित नहीं कर सकते, तो हमें खोलना पड़ेगा ही। तो उसमें हमें लोगों से यही अपील करनी पड़ेगी कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हुए अपना काम करें, बिकॉज ये अब हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। हमें ये हैबिट अपनानी ही पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, उसका प्रॉपर पालन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम जैसे ही अनलॉक करेंगे, जैसे ही धीरे धीरे काम शुरू करेंगे, फिर दोबारा से ये हमारा बढ़ ना जाए। तो ये एनफोर्सिंग पर अभी हमें थोड़ा सा फोकस करना है। अनलॉक के साथ साथ हमें एनफोर्स कराना पड़ेगा 3rd वेव से बचने के लिए। तीसरी संभावित वेव जो कि ऐसा माना जा रहा है कि बच्चों या पीडियाट्रिक्स की तरफ थोड़ा सा जा सकती है, तो उसके लिए हमने 50 बेड का नर्सिंग हॉस्टल में एक नया अस्पताल खोल दिया है और 85 लोग उसमें अटेंडेंट जो बच्चों के साथ रहेंगे वो रह सकते हैं। जो हमारा 6 बेड का वेंटिलेटर सिस्टम था उसको हम 10 बेड का करने जा रहे हैं। इसके अलावा NBSU जो हमारा फीमेल अस्पताल में चल रहा है 4 बेड का, उसको बढ़ाया जा रहा है। 12 बेड का SNCU फीमेल अस्पताल में खोला जा रहा है। इसके अलावा 6 जगह जो हमारी मेन CSC हैं उसमें हमने 5-5 बेड के NBSU खोले हुए हैं और इसके अलावा 5-5 बेड हर जगह आरक्षित करे हुए हैं। हौसला बढ़ाना है, हौसला बनाना है, कोरोना महामारी को फैलने से बचाना है, फैलने से बचाना है। हौसला बढ़ाना है, हौसला बनाना है, कोरोना महामारी को फैलने से बचाना है। और फिर से लौटेंगी खुशियाँ, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। एक दूजे से बनाओ दूरी, मास्क पहनना, हाथ धोना है बहुत जरूरी। एक दूजे से बनाओ दूरी, मास्क पहनना, हाथ धोना है बहुत जरूरी। घर में ही रहना है सबको, इधर उधर ना जाना है, 2 गज दूरी बहुत जरूरी, सबको बतलाना है। घर में ही रहना है सबको, इधर उधर ना जाना है, 2 गज दूरी बहुत जरूरी, ये सबको बतलाना है। सभी ने वैक्सीन जरूर लगाना है, प्रशासन का साथ निभाना है, और फिर से लौटेंगी खुशियाँ।